नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और सोलो सफर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में भाई मैं रिव्यू करने वाला हूँ 1 साल का रिव्यू मेरी बाइक का TVS रोनिन स्पेशल एडिशन का। आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि 11 फरवरी को मुझे 1 साल पूरा हो गया है, तो मैं इसका एक रिव्यू शेयर करूँगा। तो आज मैं लगभग 30 पॉइंट्स लिख के आया हूँ। तो A to Z जो भी मैंने फील किया है पिछले 1 साल में, या इसके जितनी भी चीज़ें हैं, फीचर हैं, स्पेयर पार्ट हैं, या सस्पेंशन हो, टायर हो, ABS हो, माइलेज हो, ईच एंड एवरीथिंग जो एक बाइक में होती है, तो 30 पॉइंट में सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो वीडियो बोरिंग हो सकती है, और भाई मैं इसमें कोई बी रोल वगैरह नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बी रोल डालूंगा मेरे लिए भी हेडेक हो जाएगी। तो अगर आपको बोरिंग लगती हो तो भाई आप छोड़ सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको फ्यूचर में बाइक ख़रीदनी है, तो आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और इसके डिफरेंट पार्ट्स वगैरह कैसा परफॉर्म कर रहे हैं 1 साल के बाद, तो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बोरिंग अगर लगती है तो भाई लगे, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके काम की है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लेना भाई, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं भी थक जाऊँगा, बहुत मेहनत लगेगी एडिटिंग में भी। तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो और आपको मिलती रहे। देर ना करते, चलो शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और सुनने के लिए बैठ जाओ मेरा भाषण। बहुत लंबा भाषण होगा। इसके पहले मैं एक बार पूरी वीडियो शूट कर चुका हूँ, और जब मैंने देखा कि कैमरा ही बंद था मेरा, मतलब ऑटोमेटिक बंद हो गया था, कोई ग्लिच हो गया था, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, थक चुका हूँ बोल बोल के। लगभग आधे घंटे के पौने घंटे के लगातार बोल रहा था। उसके बाद देखा कि कैमरा ही चालू नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, और जो पॉइंट जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले नहीं है ना, उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और छोड़ दूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करूँगा बेफालतू में। जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे एक्स्ट्रा भी कर दूँगा। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। मेटल बिल्ड है, कहीं पर भी कोई टूटने फूटने की आवाज़ नहीं है कि खट खट की आवाज़ आ रही हो। काफ़ी अच्छी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। नट ढीला हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, मज़ा आएगा आपको चलाने में। कहीं से भी कोई खट खट पटपट की आवाज़ नहीं आती है। और हाँ, एक चीज़ मुझे फ़ील हुई है, रस्टिंग का इशू थोड़ा मुझे फ़ील हुआ है, वो भी कहीं कहीं पर। और वो खासकर मुझे जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगी है ना कंपनी की, वहाँ पर ज़्यादा फील हुआ है। जो स्टॉक बाइक आई है उसमें इतना फील नहीं हुआ है, एक आध जगह हुआ है उसमें। अदरवाइज़ जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मैंने लगाई है, चाहे वो जो मैंने TVS से परचेज़ की, जैसे टॉप रैक हो गया, या इसका ये वाइज़र हो गया, जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगी है, ये फ्री आया था बट एक्स्ट्रा है ना एक तरीके से। इसके जो नट बोल्ट हैं, यहाँ पर थोड़ी रस्टिंग फील हुई है। अदरवाइज़ ऑल ओवर बाइक अच्छी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पेंट कहीं से भी उतरा नहीं है। हल्का फुल्का जहाँ पर बार बार पैर टच होता है, जैसे फुट पैक्स के पास, वहाँ पर तो भाई पेंट उतरेगा ही, कि आपका पैर शूज़ बार बार टच हो रहा है। अदरवाइज़ ऑल ओवर बाइक में बिल्ड क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं है। सॉलिड बाइक है, बैठ के भी आपको सॉलिड फील होगी। और रस्टिंग का मैंने आपको बता दिया। तो और पेंट के लिए तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर PPF करा रखी है, तो पेंट उतरने का तो मतलब कहीं से बनता ही नहीं है। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी भाई। दूसरे अगर बात करूँ टायर की, तो टायर को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। तो मैंने आपको बोला था कि इसके जो टायर हैं, ग्रिप काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है टायर की वजह से। ऑफ रोड, ऑन रोड, बारिश में, कीचड़ में, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इसके अंदर TVS के टायर लगे हुए हैं। तो TVS के टायर से मुझे एक ही दिक्कत फील हुई है, वो है पंचर की। अब ये नहीं पता ये मेरी ही किस्मत ख़राब है कि नहीं। पिछले टायर में 1 साल में 5 पंचर हो चुके हैं अभी तक। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, उनको भी फील हुआ है कि उनके टायर से थोड़ी थोड़ी हवा निकलती रहती है। तो इसमें ना बारीक से बारीक एक तार भी घुस जाती है यार, इतने मोटे टायर में। ये नहीं होना चाहिए था। अब ये पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बट TVS के टायर में बहुत लोगों ने बोला है कि अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए फ्यूचर में जब आप टायर डलवाएंगे तो कुछ अलग कंपनी के डलवाना, मिशेलिन के या अपोलो के आप डलवा सकते हो, एमआरएफ के डलवा सकते हो। और कंपनी को ही बोलूँगा कि भाई ये टायर मत दो, कंप्लेंट काफ़ी आ रही है इस पर पंचर की। अदर टायर आप दो कंपनी अपने स्टॉक बाइक में। तो अदरवाइज़ टायर में कोई मुझे दिक्कत फील नहीं हुई है। पंचर अभी रिसेंटली फ्रंट वाले टायर में एक पंचर हुआ है, पीछे वाले 5 हो चुके 1 साल के अंदर। तो एक तो बनता है कि एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट पीछे 5 हो गया यार, ये चीज़ थोड़ी परेशान करती है। तो पंचर किट मैं खुद की ला के रखी हुई है, तो वो मैं लगा लेता हूँ खुद से ही, बट फिर भी दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा टाइम टू टाइम अपना जो टायर प्रेस चेक करते रहा करो, क्योंकि इसमें दिक्कत आई है भाई रियर टायर में टायर पंचर की। तो यह बात आप ध्यान में रखना।
तीसरी चीज़ बात करें ब्रेक्स, तो ब्रेक्स मैंने जैसे बोला कि टायर काफ़ी अच्छे हैं तो ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ब्रेकिंग में सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ आप बारिश में चलाओगे तो रेन मोड दिया हुआ है इसके अंदर, तो रेन मोड आप ऑन कर सकते हो, तो आपके ABS उसी तरह से सेंसिटिव हो जाते हैं और आपको फिसलने से, स्किड होने से बचाते हैं। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। और पिछले जो रियर ब्रेक है ना वो थोड़े कम बेटर हैं, आगे वाला टायर सुपर्ब है भाई, लेकिन अब जब दोनों का कंबाइन लगाते हो तो 100% आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, ब्रेकिंग में कोई भी शिकायत नहीं आएगी। बट रियर ब्रेक थोड़े और बेटर हो सकते थे, फ्रंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट जब दोनों मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, तो शिकायत कोई भी नहीं है वहाँ पर। बट कंपनी को सजेशन है कि पीछे वाले भी थोड़े बेटर कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब बात करते हैं सस्पेंशन की। बहुत लोग पूछते हैं सस्पेंशन कैसे हैं इसके, तो सस्पेंशन देखो भाई, अगर फ्रंट की बात करूँ ना, थोड़े से स्टिफ आपको फील होते हैं। वो मुझे लगता है इसलिए किए गए होंगे कि ऑफ रोडिंग जब करते हैं तो वहाँ पर थोड़े स्टिफ सस्पेंशन काम में आते हैं, क्योंकि अगर ये भी थोड़े स्मूथ हो जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा गड्ढे फील होंगे, ज़्यादा परेशानी फील होगी, बार बार आपको अप डाउन जो बाइक उछालेगी एक तरीके से आपको, तो वो काफ़ी दिक्कत वहाँ पर आपको हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि फ्रंट सस्पेंशन जो है उतने अच्छे नहीं है, थोड़े स्टिफ हैं, लेकिन पीछे वाले काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है सस्पेंशन इसके, वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो रियर सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आराम से आप जो है रियर सस्पेंशन में मज़ा ले सकते हो। बट फ्रंट को थोड़ा सा स्टिफ बनाया गया है, अब जानबूझ के बनाया गया है ऑफ रोडिंग के लिए, तो ये मुझे लगता है। अदरवाइज़ अच्छे सस्पेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे अभी तक। अब नेक्स्ट बात करें मड गार्ड का, मैंने एक इसमें इशू लिखा हुआ है, 5वां पॉइंट है। एक्चुअली इसका जो ये मड गार्ड है ना, इसके नीचे जो ये प्लास्टिक का एक अटैच हुआ पड़ा है, इसकी थोड़ी सी लेंथ और ज़्यादा होती है ना, ये जो आप देख सकते हो ये मड गार्ड के नीचे जो लगा हुआ है, उसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा होती ना, तो आपके इंजन में कीचड़ और बचाने से बचा सकता था। अभी जो कीचड़ है उसकी लेंथ छोटी है, तो कीचड़ थोड़ा इंजन की तरफ जाता है, इसकी लेंथ थोड़ी और 1-1.5 इंच ज़्यादा होती तो आपके कीचड़ इंजन पे नहीं जाता। तो ये मुझे थोड़ा लगा कि कंपनी और बेटर कर सकते हैं। हालांकि आपको मार्केट में एक्सटेंडर मिल जाते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड वाले, थोड़े लंबे वाले मिल जाते हैं, तो आप वो लगा सकते हो उसको चेंज करके, आपकी मर्ज़ी है। बट ये कंपनी थोड़ा खुद से बेटर कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। और पीछे भी कंपनी ने इस बार नए मॉडल में टायर हैगर देना शुरू किया है, तो ज़्यादा बारिश होती है तो थोड़े छींटे पीछे आते हैं। आपके बैग वगैरह अगर आपका पीछे रखा हुआ है ना, या पिलियन पीछे बैठा है, तो छींटे वहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी कंपनी टायर हैगर दे रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो ये भी मैंने सोचा कि क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट है हेडलाइट थ्रो कैसा है। तो देखो भाई, अगर सिटी में बात करूं तो हेडलाइट थ्रो अच्छा है, बट वो भी हाई बीम का, लो बीम किसी काम का नहीं है। लो बीम में आपको बहुत दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, वो एकदम काम की नहीं है भाई, नो यूज़। लेकिन जब सिटी में, क्योंकि सिटी में शॉप्स रहती हैं, उनकी भी लाइट बाहर आती है, स्ट्रीट लाइट भी रहती हैं, रोड पे लाइट रहती हैं, तो वहाँ पर आपका हाई बीम काफ़ी अच्छे से काम करता है। बट अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो, तो ना इसका लो बीम काम का है, ना हाई बीम काम का है, और वह किसी भी बाइक का काम का नहीं होता है। ये तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो आपको एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप पहाड़ों में जाते हो, नाइट राइडिंग आपको करनी है, या हाईवे पर चलाना है आपको रात को, तो आपको इस लाइट से आपका किसी भी बाइक पे काम नहीं चलेगा। स्टॉक लाइट से आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ेगी। मैंने फॉग लाइट लगवाई हुई है, एक्स्ट्रा 30-30 वॉट की अलग से लगवाई है, तो काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिल जाता है। बट स्टॉक लाइट सिटी के हिसाब से लो बीम किसी काम का नहीं है, बट हाई बीम काफ़ी अच्छा काम करता है सिटी में। बट हाईवे पे नो यूज़, एक्स्ट्रा लगवाना ही पड़ेगा आपको। तो ये बात है। बात करते हैं सेंसर इशू। तो बहुत लोग बोलते हैं कि उनको सेंसर का इशू आ रहा है, साइड स्टैंड का हो या फ्यूल इंडिकेटर का हो या किसी और चीज़ के सेंसर हो। तो मुझे अभी तक सेंसर में किसी भी कोई दिक्कत फील नहीं हुई है। सारे सेंसर मेरे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ज़रा सी मुझे शिकायत नहीं हुई है कि मुझे कंपनी में जाके बोलना पड़ा मेरे सेंसर काम नहीं कर रहे हैं। सारे सेंसर अभी तक परफेक्टली काम कर रहे हैं। कोई एक्सेप्शन होगा, किसी बंदा जिसके साथ दिक्कत होगी तो वो जाके चेंज करा सकता है, चेक करा सकता है, बट मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है इसके सेंसर को लेके। नेक्स्ट अगर बात करूँ मीटर कंसोल। मीटर कंसोल भाई बहुत ज़बरदस्त है। जिस हिसाब का मीटर कंसोल इसमें दिया है, किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है ऐसा। तो साइड में दिया हुआ है, जो कि मैं बोलता हूँ काफ़ी काम का है। आप जब रोड पे चलते हो ना, तो साइड में लगा हुआ आपको एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। थोड़ा ऊपर भी लगा है, सब कुछ क्लियरली दिखता है। और मीटर कंसोल में ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है, चाहे RPM हो, चाहे फ्यूल इंडिकेशन हो, DT हो, डिस्टेंस टू एम्प्टी हो, या मिस्ड कॉल का आपके पता चल जाती है कि आपके मोबाइल फ़ोन में, आपका मोबाइल पॉकेट में हो बट आपने कनेक्ट किया हुआ ऐप से, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किसकी मिस कॉल आई है। और आप इसमें TVS का खुद का मैप भी यूज़ कर सकते हो, टर्न बाय टर्न इंडिकेशन आप इसमें ले सकते हो।
और ब्लूटूथ का सपोर्ट तो इसके अंदर है ही, ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मीटर कंसोल बहुत अच्छा है, कोई भी मुझे शिकायत नहीं हुई है मीटर कंसोल को लेके। बहुत लोगों को DTE जो फीचर है वो बहुत बार काम करता है और ढंग से नहीं दिखता है, तो उन लोगों को बोलूँगा कि ये अपने आप ठीक हो जाता है। मुझे साल में 1 या 2 बार ऐसी दिक्कत हुई है, बट 1-2 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि बाइक में पेट्रोल तो पड़ा हुआ है बट मेरा DTE दिखा रहा है कि सिर्फ 30 किलोमीटर चलेगा। वो हुआ है बहुत लोगों के साथ, बट मुझे ऐसा 1-2 बार ही देखने को मिला है, बट ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो उसको आप टाइम दो, जब 1-2 बार पेट्रोल डलवाओगे आप उसके अंदर दोबारा, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो मुझे दिक्कत नहीं है, मीटर कंसोल लेके परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं 9th पॉइंट की, वो मिरर में लेके भी मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। आराम से आपको पीछे की चीज़ें आराम से दिखाई देती हैं, काफ़ी स्टिफ रहते हैं एक जगह पर, प्रॉपरली फिट रहते हैं। वाइब्रेशन जो फील होती है वो अगर आप 90 की स्पीड से ज़्यादा चलाते हो तब आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील होती है। अदरवाइज़ आपका जो व्यू जो है वो परेशान आपको नहीं करेगा, आपको क्लीन व्यू पीछे का दिखाई देता है। मुझे इसका चेंज करना पड़ा था बिकॉज इसका जो मिरर है वो लूज़ हो गया था, तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या कंपनी की कमी होगी, तो कंपनी ने चेंज कर दिया था, तो फ्री में ही चेंज हो गया था। तो ये बस वो मुझे चेंज करना पड़ा, अदरवाइज़ व्यू में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छे से परफेक्टली एक जगह सेट रहते हैं इसके मिरर, वाइब्रेशन फील नहीं होती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मिरर्स की। अगर 10th पॉइंट की बात करूँ लेग गार्ड को लेके, तो लेग गार्ड भाई सेफ़ है, आपकी पैर काफ़ी सेफ़ रहते हैं। जब गिरोगे तो ये 2 इंच के करीब बाहर रहता है आपके लेग से, तो आपको प्रॉपर्ली सेफ करेगा। काफ़ी मजबूत है, आपको कोई भी इसको लेकर शिकायत नहीं होगी। आप चाहें तो मार्केट से और भी लगवा सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, जो आपके टैंक को भी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी पसंद है। बट ये भी जो लेग गार्ड दिया हुआ है इसकी सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन में थोड़ी और चेंज हो सकते थे और बेटर हो सकता था, फ्यूचर में कंपनी शायद कर दे, बट इसकी जो है सेफ्टी में मुझे कोई दिक्कत नहीं फील हुई है। लेग गार्ड काफ़ी अच्छे से काम करता है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपकी लेग्स को। अब बात करते हैं मेन चीज़ की जो लोग फेस करते हैं, चेन नॉइज़। जी हाँ, चेन नॉइज़ इस बाइक में है, बट उसका सोल्यूशन भी है। थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ जाता है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो आप जब भी 200 किलोमीटर इसको चला लो ना, 200-250 किलोमीटर, उससे ऊपर मत जाना। 200-250 जब भी आप चला लो, कोई रास्ते में कोई मैकेनिक मिले या आप नॉर्मली चला रहे हो, आपने देख लिया 200-250 किलोमीटर चल चुकी है, तो चेन को टाइट ज़रूर करा लेना। इसकी चेन बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है चलने के बाद। तो पहला काम ये रहेगा, चेन को टाइट कर लेना आपको, तो आपको चेन नॉइज़ नहीं आएगी। और दूसरा, हर 200 किलोमीटर में, लोग वैसे बोलते हैं कि 500 किलोमीटर में लूप करना, 800 में करना, 600 में करना, मैं बोलूँगा 200-250 किलोमीटर के बाद आप अपनी चेन को ल्यूब ही रखें, तो आपको चेन नॉइज़ नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप 300-400 किलोमीटर चलाएंगे ना, बाइक ड्राई हो जाती है, इसकी बहुत जल्दी ड्राई होती है, तो चेन नॉइज़ आने लग जाएगी। तो चेन नॉइज़ का प्रॉपर सोल्यूशन यही है कि चेन को प्रॉपरली लूब रखें और चेन को टाइट रखें, तो आपको चेन नॉइज़ की शिकायत नहीं होगी। और जब भी आप सर्विस कराने जाएँ तो फ्रंट स्प्रोकेट से भी चेन को क्लीन कराना, ओपन करके। पीछे से तो करते ही हैं, लेकिन सामने से इंजन के पास से भी स्प्रॉकेट को ओपन करके वहाँ से भी क्लीन कराना। बहुत वहाँ पे गंदगी जमी होती है, ऑयल जमा हुआ होता है, उसमें कचरा मिक्स होकर कीचड़ टाइप बन जाता है, उसको भी आपको क्लीन करना पड़ेगा, तो आपकी चेन नॉइज़ नहीं आएगी। तो चेन नॉइज़ का प्रॉपर सोल्यूशन यही है, हर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर में चेन को साफ़ करके, या साफ़ ना भी करो 200 किलोमीटर में, साफ़ आप 800 किलोमीटर में एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ल्यूब आपको 200-250 किलोमीटर में करनी ही करनी है, और टाइट ज़रूर करना आपको 200-250 किलोमीटर के बाद, तो अब आपकी चेन नॉइज़ नहीं आएगी। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसके अंदर फेस किया है या मैंने देखा है। तो ये मेन पॉइंट था। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो उससे मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है। 181 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। अदर्स बाइक जो सेगमेंट में आती हैं, अगर मैं एक्सपल्स को छोड़ दूँ बिकॉज वो तो एडवेंचर बाइक है, तो उसका अगर छोड़ दूँ तो अदरवाइज़ कोई भी बाइक हो, इससे कम ही ग्राउंड क्लियरेंस है उनका। तो इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं हुई है। मैं ऑफ रोड गया हूँ, सिटी में चलाया, ब्रेकर के ऊपर से गया हूँ, कहीं आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आराम से आप कहीं भी इसमें जा सकते हो। तो हंटर का देखोगे तो 151 mm है, 150 mm है, तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है भाई, वो लगने का डर रहता है उसका पत्थर पे। या फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी क्रॉसिंग आते हैं, रिवर क्रॉसिंग आती है ना, कहीं आप लद्दाख में जाओगे या कहीं अदर जगह पे जाओगे, तो लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है कि पत्थर में लगती है। बट रोनिन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 mm एक्स्ट्रा इसके अंदर देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, कॉन्फिडेंस भी आपको देती है स्पीड से जो है किसी जगह ऑफ रोड में भी जाने में, तो ये काफ़ी सही चीज़ है इसकी। तो अब बात करते हैं 13th पॉइंट में, सीट लेंथ कैसी है। तो सीट लेंथ मैं बिल्कुल बोलूँगा थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, और 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा होती सीट लेंथ तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अब कंपनी ने बनाया, इसका डिज़ाइन ऐसा है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो हुआ है। बट हालांकि अगर आप पूछेंगे पिलियन के साथ कंफर्ट कैसा है, देखो पिलियन के साथ भी अगर 2 बंदे इसमें जा रहे हैं ना, एक बैग लेके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैमिली भी है कि एक बच्चा है गोद में, एक हस्बैंड वाइफ है,
आराम से जा सकते हैं, बस बशर्ते बैग उनके पास कैरी करने वाला ज़्यादा बड़ा ना हो। एक नॉर्मल पिट्ठू बैग हो, 2-3 दिन की ट्रैवल कहीं घूमने जाना हो तो आराम से जा सकती है फैमिली इसके अंदर। और अगर लड़के 3 हों इसके ऊपर, 3 भी आराम से बैठ सकते हैं। लोकल कहीं जाना हो घूमने 3 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं, बट लॉन्ग ट्रिप 3 बंदे बैठ के नहीं कर पाएंगे। और पिलियन के साथ भी आप लॉन्ग ट्रिप 150-200 किलोमीटर का नहीं कर पाओगे बड़ा बैग लेके। नॉर्मल बैग लेके, छोटा बैग लेके, 2-3 दिन का सामान जिसमें आता हो उसमें लेके एक फैमिली आराम से जा सकती है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं इसमें होगी। और पीछे अगर आप इसमें बैक रेस्ट लगा लेंगे तो पिलियन को सपोर्ट भी मिल जाएगी, लेडीज़ को या कोई भी बंदा बैठा है बैग लेके सपोर्ट भी मिल जाएगी, तो आराम से आप जा सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर एक पिलियन आपके पास एक्स्ट्रा है तो, और थोड़ा बहुत सामान आपके पास लगेज है तो। बड़ा सामान हो जाएगा या ट्रॉली बैग आप लेके चलोगे इसमें, तब भाई तब नहीं होगा। पिट्ठू बैग एक बड़ा सा लेके चलो या उसको गोद में लेके बैठो तो दिक्कत नहीं है, तो जा सकते हो। इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है सीट को लेकर, देखने में छोटी लगती है बट यूजेबिलिटी में उतनी भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी लंबी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, बट इतनी भी बुरी नहीं है। बट हाँ, 3 बंदों के लायक भाई बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंजन नॉइज़। तो इंजन नॉइज़ भाई मुझे देखने को नहीं मिली है। स्टार्टिंग में मुझे जब पहली सर्विस हुई थी तब मेरा मूड ख़राब हुआ था, क्योंकि इसके अंदर नॉकिंग साउंड आने लगा था। तो इसके अंदर उन्होंने इसको ओपन करके इसकी टैंक वैंक खोल के इंजन के अंदर से टैपेट के ऊपर एक पार्ट होता है, रोकर बोलते हैं, वी शेप में होता है, तो वो उन्होंने चेंज किया था। तो उसके बाद जो 95% जो है नॉइज़ ख़त्म हो गई है इंजन की। तो अभी हल्की फुल्की होगी भी तो आदत होगी तो समझ नहीं आती है, और एज सच कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों में भी जाओगे लॉन्ग आप चला लोगे। मैं कलकत्ता गया था तो मैंने 3500 किलोमीटर आना जाना किया था, और 1 डे में मैंने 800 किलोमीटर करीब खींच दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंजन में कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई भी मुझे परेशानी फील नहीं हुई है इंजन को लेके। तो और बट हाँ, हीटिंग इशू ज़रूर होता है इंजन में भाई। समर आ रही है, समर में भाई टैंक तक इसकी हीटिंग आ जाती है, तो ये कंपनी को इम्प्रूव करनी चाहिए। हालांकि कंपनी ने अभी इसका सोल्यूशन करने की कोशिश की है। पहले आपको पता होगा कि 1.2 लीटर इंजन ऑयल डलता था। अब की बार 3rd सर्विस में कंपनी ने बोला है कि रोनिंग के लिए थोड़ी पॉलिसी चेंज की है, इसमें 1.4 लीटर डाला गया है। 200 ml एक्स्ट्रा इसके अंदर बढ़ाया गया है इंजन ऑयल को, हीटिंग को देखते हुए। अब समर आ रही है तो अभी देखूंगा क्या असर आएगा उसका, हीटिंग कम होगी या नहीं होगी, कितना फ़र्क पड़ा है वो तो अभी पता चलेगा आने वाले टाइम में। बट ठंड में तो कोई दिक्कत नहीं है हीटिंग की, तो ठंड में वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, बट समर में दिक्कत थी हीटिंग की भाई। इंजन के अंदर 160 डिग्री के आसपास मैंने टेम्परेचर देखा है इसका गया है, जो कि बहुत होता है। हालांकि रॉयल एनफील्ड की बाइक हो, हंटर हो, बुलेट हो, उनमें भी भाई टेम्परेचर जाता ही है, तो हीटिंग इशू लगभग हर एक बाइक में ही है, तो इसमें भी है। बट इसका ज़्यादा ये है कि इसका टैंक तक भी आपको पैरों में फील होगा, वहाँ तक भी हीटिंग आ जाती है समर में। बट इंजन ऑयल एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उससे देखते हैं फ्यूचर में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ता है समर में तो आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो बट अभी कंपनी ने पॉलिसी चेंज की है। आपके एरिया में भी कि ये पॉलिसी आई है नहीं आई है मुझे बताना कमेंट करके। बट मेरे में तो कंपनी वालों ने बोल दिया है, सर्विस वालों ने, कि 200 ml एक्स्ट्रा डलेगा हीटिंग की वजह से। तो ये है। तो नेक्स्ट बात करें, हॉर्न क्वालिटी कैसी है। हॉर्न देखो, इसका एक बार ख़राब हो चुका है, मैं चेंज करा के दोबारा लगा दिया था। 7-8 दिन के बाद मेरे पास डिलीवर्ड हुआ गया था सर्विस सेंटर में। 7-8 दिन लगते हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं रहते इतने। बट इंजन का साउंड काफ़ी अच्छा है, बट उसकी क्वालिटी में थोड़ी शिकायत है, क्योंकि मैंने देखा है कि और भी लोगों ने जो है शिकायत की है। और भी मेरे पास जब मैं चेंज करने गया था, एक बंदा ऑलरेडी वहाँ पर खड़ा था, उसको भी हॉर्न में दिक्कत आई थी, और कमेंट करके भी बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि उनको हॉर्न में दिक्कत है। तो कंपनी को बोलूँगा कि अच्छी क्वालिटी का हॉर्न थोड़ा यूज़ करे। अभी तो मैंने डबल इसके अंदर 2 हॉर्न लगवा रखे हैं, एक अदर मैंने हॉर्न लगवाया है इसके अंदर, तो हेला कंपनी का, तो 2 हॉर्न अभी लग गए हैं, साउंड बढ़ गया है। बट सिंगल की भी आवाज़ इसकी अच्छी थी, बट क्वालिटी बेटर हो सकती है कि लॉन्ग लास्टिंग रहे, फ्यूचर में ख़राब ना हो, ये कंपनी ध्यान रख सकती है। तो 16 चीज़ है गियर शिफ्टिंग। इसको लेके बहुत लोगों ने शिकायत किया कि बहुत लोगों को ना गियर शिफ्टिंग में दिक्कत हुई है, कि उनका गियर शिफ्टिंग ढंग से नहीं हो रहा है, या अटक रहा है, या न्यूट्रल हो जा रहा है, गियर नहीं लग रहा है। तो उसमें बोलूँगा भाई, जब आप दूसरे गियर से फर्स्ट गियर में शिफ्ट करते हो ना, तो ये शिफ्टिंग आपको थोड़ी हार्ड करनी है, थोड़ा ज़ोर से पैर मारना है फ्रंट में फर्स्ट गियर में शिफ्ट करने के लिए, और सेकंड में तो आप स्मूथली कर सकते हो। और बहुत लोगों का न्यूट्रल हो जाता है, बोलूँगा वो आपकी प्रैक्टिस की चीज़ है। या बहुत लोगों ने बोला है कि न्यूट्रल करते हैं तो न्यूट्रल लिखा जाता है बट वो गियर में रहती है, भाई वो ना प्रॉपरली दबता नहीं है। तो मैंने भी इसको फेस किया है, जब बहुत हल्का सा प्रेस करते हो ना तो न्यूट्रल की लाइट तो आ जाती है बट न्यूट्रल होता नहीं है। आपको थोड़ा सा क्लिक का साउंड आना चाहिए जब आप प्रेस करते हो गियर को, तब आपका न्यूट्रल आराम से हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे गियर में अभी तक शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से चल रहा है, कोई भी मुझे
अटकना फील नहीं हुआ है, गियर सेंसर में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो आराम से आप जो है गियर चेंज कर सकते हो। एक आध लोगों का एक्सेप्शन है, शिकायत आ गई होगी, बट मैक्सिमम लोगों को शिकायत नहीं आई। मुझे तो कोई शिकायत नहीं आई पिछले 1 साल में गियर शिफ्टिंग को लेके। और जब सर्विस सेंटर आप जाओ तो टाइम टू टाइम आप जो जब स्प्रोकेट को क्लीन कराते हो, फ्रंट स्प्रोकेट को, चेन को, तो आपका गियर बॉक्स भी यानी गियर का जो ये हैंडल है वो खुलता ही है। उसमें थोड़ा सा आप ल्यूब वगैरह करवा लिया करो ताकि वो हार्डनेस ना रहे और अटके ना। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये चीज़ है जिसको आप देख सकते हो। अदरवाइज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है गियर शिफ्टिंग को लेकर। अब 17वीं चीज़ जो मैंने लिखी हुई है वो सीट फिटिंग को लेकर लिखी हुई है। मुझे ना ऐसा लगता है कि कंपनी को ना सीट की क्वालिटी जो इसके मटेरियल अंदर लगा हुआ है, जो प्लास्टिक नीचे बेस है, वो थोड़ा ना और हार्ड होना चाहिए। हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसका जो मैकेनिज़्म है वो भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसको जब फिट करते हैं ना आपको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ता है लगाने के लिए, और उसमें भी बहुत बार लगता नहीं होगा। इसके जो 2 हुक हैं प्लास्टिक वाले वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल के हैं, और वो बहुत बार नीचे एक तो चला जाता है जो उसका होल बना हुआ, दूसरा नहीं जाता, वो ऊपर रह जाता है, बट सीट फिट हो जाती है। तो आप सोचते हो लग गई है सीट, आप ऊपर बैठते हो तो वो जो प्लास्टिक है ना वो मुड़ के टेढ़ हो जाती है, टूट सकती है। मेरी लगभग 50-60% डैमेज हो चुकी है वो एक जो हुक है। तो कंपनी को ये बोलूँगा कि क्वालिटी थोड़ी बढ़ाए मटेरियल की, और थोड़ा मैकेनिज़्म थोड़ा और अच्छा करें ताकि वो जो प्रॉपर सेटअप हो जाए, क्योंकि सीट फिट करने में लोगों को दिक्कत होती है भाई, तो वहाँ पर परेशानी है। तो ये बात कंपनी की सजेशन है मेरी तरफ से कि सीट को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, मैकेनिज़्म इम्प्रूव करें, और इसके अंदर जो प्लास्टिक के जो हुक बने हुए हैं क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो उनकी। तो ये मेरा है। अब नेक्स्ट है कि बाइक का वेट और कंफर्ट कैसा है। तो वेट में देखो बाइक छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बिकॉज मैक्सिमम वेट आपको फ्रंट में ही फील होगा। पीछे कंपनी ने थोड़ा सा खाली रखा है, वेट पीछे ऐड नहीं किया है, इसलिए थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था। बट ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, बाइक गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हैंडलिंग बहुत इजी है, आराम से सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो, कॉर्नरिंग इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा टर्निंग रेडियस बड़ा है इसका, तो वो मैंने देखा है। इसका अगर रोड थोड़ा छोटा तो आपको 1-2 बार आगे पीछे होकर इसको रोटेट करना पड़ जाएगा, तो टर्निंग रेडियस में थोड़ी दिक्कत है। अदरवाइज़ हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, कॉर्नरिंग आराम से हो जाती है, मज़ेदार है चलाने में। और कंफर्ट तो बहुत अच्छा है भाई, आप कमर आपकी एकदम सीधी रहती है। पोस्चर इसका क्रूजिंग वाला है ना एकदम, तो कमर आपकी एकदम सीधी रहती है, कमर में दर्द फील नहीं होता, आप लगातार आप चला सकते हो। बट हाँ, सीट की थोड़ी कुशनिंग थोड़ी और बेटर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। 100 किलोमीटर के बाद आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, बट इसकी कुशनिंग थोड़ी एक्स्ट्रा होती ना, आप मार्केट से करवा सकते हो, वो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लगवा लेना तो आपकी कुशनिंग बढ़ जाएगी, तो कंफर्ट आपका बढ़ जाएगा, तो आप लगातार 150-200 किलोमीटर भी आराम से चला सकते हो। और वैसे तो मैं बोलूँगा जब भी आप बाइक चलाओ तो हर 100 किलोमीटर के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है एक जगह बैठे बैठे, कितना भी कंफर्टेबल बैठे हो स्टिफनेस आ जाती है, तो वो आप ध्यान में रखना। अदरवाइज़ बाइक के कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वेट में भी कोई दिक्कत नहीं, ईजिली हैंडल हो जाता है, मक्खन की तरह चलती है भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने एक पेट्रोल डलवाने के बाद 180-175 किलो के करीब वेट इसका वेट हो जाता है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप 175 kg की बाइक चला रहे हो। आपको नॉर्मल बाइक स्मूथनेस फील होगी, कंट्रोल रहेगा आपके हाथ में और कंफर्ट रहेगा। ये मैंने आपको बोल दिया। इसके बाद 20th पॉइंट था सीट कंफर्ट, जो कि मैंने आपको बोल दिया कि थोड़ी कुशनिंग थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी। 100 किलोमीटर के बाद आपको फील होता है कि थोड़ा बैक में पीछे लाल हो गया है, थोड़ा जलन फील होती है, तो थोड़ी सी कुशनिंग बेटर होनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा होता। वो आप मार्केट से करा सकते हो, एक्स्ट्रा थोड़े पैसे लगा के 1000 रुपये के आसपास लेगा, पूरी सीट आपको मस्त बना के दे देगा, क्रूजिंग सीट बना के दे देगा, तो आप मार्केट से देख सकते हो। बट हाँ, इसकी थोड़ी जो है कंफर्ट कम है सीट का। अब बात करते हैं रोड प्रेजेंस की, वो कैसी है। तो देखो यार, रोड प्रेजेंस जैसे मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, हंटर की ज़्यादा है। उसकी क्यों ज़्यादा है? बिकॉज उसका एक तो पोजीशन थोड़ी सी ना स्पोर्टी लुक है हल्की सी उसके अंदर, तो वो एक मैटर करता है, क्योंकि जब स्पोर्टी लुक में बंदा बैठता है ना तो ऑटोमेटिक उसकी रोड प्रेजेंस बढ़ जाती है, तो अच्छा लगता है बंदा स्पोर्टी पोजीशन में जब बैठा होता है। तो उसके फुट पैक्स थोड़ा पीछे हैं तो स्पोर्टी लुक आ जाती है। दूसरा, उसकी पीछे से लुक बेटर की गई है, ये पीछे से थोड़ी खाली फील होती है, तो इसलिए हंटर की रोड प्रेजेंस उस मामले में ज़्यादा अच्छी है। बट इसकी रोड प्रेजेंस किस मामले में ज़्यादा अच्छी है? वो है इसकी यूनिकनेस। ये बाइक पूरे रोड पे यूनिक फील होती है और लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनी की बाइक है और क्या बाइक है ये। और अगर आपने थोड़ा सा मॉडिफाई इसको करा लिया, जैसे मैंने कराया, हेडलाइट ग्रिल लगा लिया है, फोक स्लाइडर, फ्रंट स्लाइडर या पीछे टॉप रैक लगा दिया है, फोक लाइट लग गई हैं, ये इसमें लग गए हैं हैंड गार्ड,
तो बाइक की लुक और इंक्रीज़ हो जाती है, लोग और ज़्यादा इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं कि भाई इतनी दमदार बाइक आ रही है, कौन सी बाइक है, क्योंकि इसकी लुक ही एकदम यूनिक है। जब मैं इसको लेके आया था पूरे हरियाणा में ये इकलौती स्पेशल एडिशन बाइक थी। एक आध बेस मॉडल था अवेलेबल, बट स्पेशल एडिशन पूरे हरियाणा में मेरे पास ही था। मैंने फर्स्ट मंगवाया था ऑर्डर करके स्पेशली, क्योंकि हरियाणा में बड़ी बाइक आती नहीं है पानीपत में। तो सब लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई, आज तक लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कौन सी बाइक है, कैसी बाइक है। रोड प्रेजेंस भाई अच्छी है, खासकर इसके जो गोल्डन सस्पेंशन है ना, ये इसका मेन रीज़न है लोगों का ध्यान इधर खींचने का, कि एकदम से अलग से ही दिखते हैं ना, येलो कलर गोल्डन कलर, तो अलग से लोग देखते हैं। और जब इसको देखते हैं तो पूरी बाइक भी देखते हैं कि भाई ये कुछ अलग बाइक है, कुछ डिफरेंट है, ऐसी बाइक तो मार्केट में है नहीं। तो डेफिनेटली भाई रोड प्रेजेंस इसकी यूनिकनेस के लिए ज़्यादा अच्छी है। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कौन सी बाइक है, चाहे बाहर भी ले जाओ ना तो लोग देखते हैं कि यार कौन सी बाइक है, अलग बाइक, अच्छी बाइक। लोग बुलेट से कंपेयर करने लगते हैं। मैं वैसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है बुलेट अपनी एक अलग ही इमोशन है, बट लोग बोलते हैं कि हाँ बुलेट जैसे ही दिख रही है, ऐसे लोग बोलते हैं कि हैवी दिखती है ना, और मॉडिफिकेशन के बाद और ज़्यादा हैवी दिखती है, तो उस सेंस में लोग बोलते हैं। तो यूनिकनेस भाई बाइक के अंदर है, रोड प्रेजेंस इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट डिज़ाइन और बेटर इसका हो सकता है फ्यूचर में। तो ये हो गया रोड प्रेजेंस। अब बात करते हैं 2200 पॉइंट की क्लच कंफर्ट। तो क्लच भाई स्लीप एंड असिस्ट क्लच दे रखा है, तो सॉफ्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्लच को यूज़ करने में, मज़ा आता है, हाथ बिल्कुल नहीं थकते हैं। और जब भी आप बड़े गियर से छोटे में शिफ्ट करते हो तो मैकेनिज़्म की वजह से इसके अंदर झटका फील नहीं होता है, आराम से आप छोटे गियर में शिफ्ट कर सकते हो, मज़ेदार है। बट एक चीज़ मुझे फील हुई है इसके अंदर, जो आपने देखा कि मैकेनिज़्म दिया ना इसके अंदर, कि आप 3 पॉइंट तक सेट कर सकते हो, आपके हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग क्लच को आप आगे पीछे कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो वो मैंने देखा है कि अगर मैं 3 पॉइंट पर रखूँ जो नॉर्मल बेसिक होता है तब तो दिक्कत नहीं है, बट जो 2 में या 1 पे लाता हूँ ना, तो वहाँ पे इसका पिकअप बढ़ जाता है, क्योंकि अगर क्लच पास आ गया है तो छोड़ना भी जल्दी छोड़ना पड़ेगा ना, वो ट्रैवल कम हो जाएगा ना क्लच का, तो बाइक एकदम से झटका मारेगी, एकदम से पिकअप लेगी। तो वो चीज़ मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगा है इसके अंदर जो फीचर दिया है 3 पॉइंट सेट करने का। तो मैंने 3 पर ही रखा हुआ है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आता है, तो वही रखा हुआ है, तो वहीं पर रखा हुआ है, तो वहीं पर ही परफेक्ट चलती है। और प्रॉपर जैसे बाइक चलनी चाहिए, जितना ट्रैवल होना चाहिए क्लच का, उतना फील होता है। बट एक अगर 2 पे कर दोगे तो ट्रैवल कम हो जाता है और बाइक झटका जल्दी से मारती है, उतना सेफ़ फील नहीं होता है, खासकर सिटी वगैरह के लिए। तो अगर आपके हाथ छोटे भी हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि 3 पर ही रखो, आपके लिए ज़्यादा सेफ़ लगेगा। तो ये मुझे बोलना था। तो अब बात करते हैं माइलेज। तो माइलेज को लेके भाई बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। माइलेज भाई इस बाइक की इस सेगमेंट के हिसाब से सबसे अच्छी है। मैं अगर बात करूँ मुझे माइलेज कितनी मिल रही है, मुझे इसकी माइलेज मिली है 38 kmpl से लेके 42 kmpl, 38 से लेकर 42 की माइलेज मुझे देखने को मिलती है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो 30 की मिल रही है, 35 की मिल रही है, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं भाई, लोगों ने वीडियोस भी डाली हुई है, माइलेज टेस्ट भी किया, उनकी वीडियो जाकर देखो, लोगों ने 45 की माइलेज भी इससे निकाली है। तो अगर आप इसको 70 से 90 के बीच में क्रूज़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छी माइलेज देखने को मिलती है। और थोड़ा अच्छे से चलाओगे, बाइक की केयर करोगे, टाइम टाइम सर्विस कराओगे, और ख़ासकर टायर प्रेशर अगर अच्छे से रखोगे, टायर प्रेशर हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसका टायर प्रेशर, मैंने जैसे बोला टायर क्वालिटी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो हवा निकलती रहती है, तो अपना टायर प्रेशर हमेशा ध्यान रखना। फ्रंट में 25 रखना PSI, पीछे 32 PSI रखना, आपकी माइलेज काफ़ी अच्छी आएगी। चेन को ल्यूब करके रखना, चेन को टाइट करके रखना, आपकी माइलेज काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो यही मैंने आपको बोला है कि माइलेज काफ़ी अच्छी है। मुझे सिटी में माइलेज मिलती है 40, पहाड़ों में जाता हूँ, मतलब हाईवे पे जाता हूँ तो 42 की मिलती है। और मुझे लाइफ में एक ही बार 36 की माइलेज मिली थी। वो भी कब मिली थी, जब मैंने बाइक को एक्सप्रेस वे पे चलाया था 110 की स्पीड से लेकर 120 की स्पीड के बीच में। तो जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो तब माइलेज कम होगी ही होगी। तो उसमें भी मुझे 36 की माइलेज दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। तो मुझे माइलेज अगर ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगी तो 40 की माइलेज तो मेरी कहीं नहीं गई है, उतनी तो मुझे मिलती ही मिलती है। और बहुत लोगों को मिलती है, जिनको नहीं मिलती है वो मैंने जो पॉइंट बोले हैं वो ध्यान रखना कि चैन को टाइट करके रखें, ल्यूब करके रखें, और टायर प्रेशर चेक करके रखें टाइम टू टाइम, तो आपकी बाइक माइलेज अच्छे से देगी। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखना। अब बात करते हैं बटन की, 24 पॉइंट है। थक गया हूँ यार बोलते बोलते, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला ना कि पहले एक वीडियो में ऑलरेडी शूट कर चुका था, बट देखा कैमरा बंद हो गया था, तो वो पूरा वेस्ट हो गया। अब दोबारा से शूट कर रहा हूँ, थक गया हूँ। सब्सक्राइब कर लेना भाई इसलिए। तो बटन्स को लेके बहुत बोलते हैं कि किसी का मोड वाला बटन काम नहीं कर रहा है, प्रेस नहीं हो रहा है, किसी का इंडिकेटर वाला काम नहीं कर रहा है। तो मुझे तो भाई पूरा 1 साल हो गया है
टचवुड किसी भी बटन से कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है, सारे परफेक्टली फाइन कर रहे हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसके लिए मेन चीज़ होती है आप केयर कितनी कर रहे हो बाइक की। तो बोलूँगा जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हो, सारे बटन के ऊपर स्प्रे करवाना, चाहे आपका की लॉक हो या कोई मोड का बटन हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो स्प्रे आता है, या घर में आपका WD-40 रख सकते हो। कोई भी बटन ज़रा सा भी फील होता है कि अटक रहा है या परेशानी फील कर रहा है, या आपका साइड स्टैंड अटक रहा है या जंग लग गया कहीं पर, आप WD-40 मार सकते हो, वो आपका स्मूथ हो जाएगा, आपकी मोबिलिटी वापस आ जाएगी। तो बटन को लेके मुझे कोई शिकायत नहीं हुई है। आपको अगर होती है तो शोरूम में जाओ, उनसे जब भी सर्विस कराओ तो स्प्रे करवा लो आपके जितने भी बटन है, या चेंज करा लो। बट मुझे फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई है किसी बटन को लेके। तो ये हो गया 24 पॉइंट। अब 25वां पॉइंट है बैटरी इशू। तो बैटरी के लेके मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ अभी तक, परफेक्टली चल रही है, सही चार्ज हो रही है, सेल्फ में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। 26वां पॉइंट सेल्फ का ही है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो अभी तक 1 साल में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि मुझे 2 बार सेल्फ मारनी पड़ी हो, अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम में ही बाइक स्टार्ट हो जाती है। और साइलेंट स्टार्ट है क्योंकि इसमें मैकेनिज़्म मैग्नेटिक है, सेल्फ वाला पूरा मैकेनिज़्म इसके अंदर नहीं है, मैग्नेटिक सिस्टम दिया है जो मुझे बताया था सर्विस सेंटर वालों ने। तो मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई है सेल्फ को लेकर। जैसे मैंने बोला कि 2 बार ही ऐसा हुआ है कि मुझे 2 बार सेल्फ मारनी पड़ी है, और बंद तो 1 बार भी नहीं हुई है, आराम से चलती है। और बैटरी को लेकर कोई इशू नहीं है, मज़ेदार है, अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है टचवुड बैटरी को लेकर भी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी 26वां पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया सेल्फ का। 27वां है बाइक एक्सेसरीज़ अवेलेबिलिटी। तो ये एक दिक्कत है बाइक की एक्सेसरीज़ को लेके, क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल एक्सेसरीज़ है ना, शोरूम में भी नहीं मिलती हैं। चाहे इसके वो सैडल बैग हो, या किसी की अगर बेस मॉडल हो, उनको ये एक्स्ट्रा लगवाना हो, या USB केबल लगवानी हो, वो नहीं मिलते हैं। ये तो चलो फिर भी मिल जाएं, लेकिन जो सैडल बैग वगैरह हो, पीछे टॉप रैक हो या बैक रेस्ट हो, ये तो मिलते ही नहीं हैं। ऑर्डर करने पड़ते हैं, फिर आपके 5-10 दिन में, मिनिमम 1 हफ्ता तो लगता ही है, उसके बाद वो मार्केट में शोरूम में आते हैं, तब आपको लगवाने पड़ते हैं। तो ये मुझे कमी लग रही है भाई। 3-4 साल हो गए बाइक को आए हुए, अभी आप वो खेल मत खेलोगी। नई बाइक है, आपके स्पेयर पार्ट, आपकी एक्सेसरीज सारी अवेलेबल होनी चाहिए भाई। तो क्योंकि लोग बाइक लेते हैं तो एक्सेसरी लगवाना चाहते हैं, और लोग प्रेफर करते हैं कि कंपनी की ही फिटिंग आ जाए, चाहे वो सैडल स्टे हो या बैक रेस्ट हो। बट आप अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो भाई लोगों के मन में डाउट पैदा होगा इस प्रोडक्ट को लेकर, इस ब्रांड को लेकर। तो एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं होती है भाई पूरी तरीके से। छोटे शहरों में तो नहीं होते, बड़े शहरों का मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर कितनी है। मार्केट में भी इसकी एक्सेसरीज उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कम है मॉडिफिकेशन के लिए अदर्स बाइक्स के मुकाबले। हंटर हो या कोई भी नई बाइक आई हो, उसके मुकाबले इसकी एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन कम देखने को मिलती है। ये भी क्लियर हो गया। बात करते हैं टॉप स्पीड की। तो टॉप स्पीड देखो, मैंने पहले आपको बताया था, मैंने अभी तक इसकी टॉप स्पीड 131 अचीव की है, उससे ऊपर गई नहीं थी। वह कई बार हवा का फ़र्क भी पड़ता है, हवा अपोजिट से आ रही हो तो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है ये 135 तक आराम से चली जाएगी। बट 130 तक तो ईजिली चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 130 के बाद हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीड इसकी कितनी जाएगी, बट 130 तक तो चली जाती है। तो मैंने 131 तक इसको चलाया है एक्सप्रेस वे पर, तो ये मेरी हाई स्पीड थी। अब बात करते हैं वियर एंड टीयर। तो वियर एंड टीयर तो देखो, ये 29वां पॉइंट है, तो अभी एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है। तो वियर एंड टीयर तो एक्स्ट्रा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट यही हुआ है कि इसके टायर मुझे पसंद नहीं आए हैं। 5 पंचर हो गए पीछे वाले में, 1 फ्रंट में हो गया। तो फ्यूचर में मैं TVS का टायर तो डलवाऊंगा नहीं, मार्केट से अच्छे टायर डलवाऊंगा, मिचलिन के या अपोलो के डलवाऊंगा। इसके अलावा हॉर्न ख़राब हुआ था, इसको वियर एंड टीयर में तो डालूंगा नहीं। वियर एंड टीयर होता है जो डेली रूटीन में बाइक चलाते हो उससे कुछ चीज़ ख़राब हुई हो। तो ब्रेक पैड वगैरह सारा कुछ मेरे अभी तक सही चल रहे हैं। तो बहुत लोग ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म कर देते हैं, बट मेरे ब्रेक पैड मैंने अभी चेक कराया था, 11,000 चल चुकी है, अभी तक 50% ख़त्म हुए हैं। अगली सर्विस में मैं चेंज करा लूँगा, बट अभी तक परफेक्टली चल रहे हैं, ब्रेक पैड से कोई दिक्कत नहीं है। और मिरर मैंने चेंज कराया था, तो वियर एंड टीयर नाम का तो कुछ एक्स्ट्रा हुआ नहीं है, सब कुछ परफेक्टली फाइन चल रहा है, कहीं भी कोई शिकायत नहीं है वियर एंड टीयर की तो मुझे अभी तक। तो अब लास्ट पॉइंट है सर्विस एक्सपीरियंस का, तो 30 पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो सर्विस का बोलूँगा भाई, जब स्टार्टिंग में नई बाइक आई थी, पहली दूसरी सर्विस जो हुई थी, तब मैं उतना सेटिस्फाई नहीं था। बट अभी शायद जो मार्केट में बाइक ज़्यादा आ गई हैं, शोरूम में भी अवेलेबल होने लगी हैं, और मैकेनिक भी सर्विस करते करते स्किल्ड और ज़्यादा हो गए हैं इस बाइक को लेकर। तो अभी सर्विस काफ़ी अच्छी करते हैं। मैंने लास्ट सर्विस में, मैंने जैसे बोला, 3rd सर्विस कराई थी मैंने 11,000 चला के। तो पानीपत में जो शोरूम है सोहम नाम से, GT रोड पर, तो अरुण नाम का बंदा है, बहुत अच्छी सर्विस की थी। सब कुछ उसने
बाइक को काफ़ी अच्छे से क्लीन किया, काफ़ी अच्छे से सर्विसिंग की, जैसे एक सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए ना सर्विसिंग का, वो सब कुछ उसने दिया है मुझे। तो मुझे सर्विस काफ़ी अच्छी लगी है, थर्ड सर्विस। तो अगर आप हरियाणा में पानीपत से हैं तो आप सोहम में जाके एक बार करा सकते हैं। और ऑल ओवर मुझे सर्विस अभी अच्छी लगी, बट हाँ एक ही कमी लगी है कि इसके स्पेयर पार्ट अभी तक अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कंपनी को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई 4 साल हो गए हैं कि बाइक को आए हुए। अगर ऐसा करोगे तो अगर स्पेयर पार्ट ही अवेलेबल नहीं होंगे ना, तो लोगों का यही डिसीज़न यहीं पर ब्रेक हो जाता है कि मैं ये बाइक नहीं लूँगा, क्योंकि कल को कुछ ख़राब हुआ तो मुझे धक्के खाने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा 10-10, 15-15 दिन का। तो ये आपका काफ़ी हैम्पर करता है उनके डिसीज़न को। तो वो थोड़ा सोचते हैं कि बाइक परचेज़ करो ना करो। तो ये चीज़ मैं कंपनी को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी रखो। और बस यही है मेन, इस सर्विस अगर कर रहे हो तो सारे स्पेयर पार्ट आपके अवेलेबल होने चाहिए। कि इंसान का अगर मूड हो कि मुझे नहीं भाई, चाहे कोई चीज़ ठीक ही हो, इंसान के मूड में हो कि नहीं भाई मुझे चेंज करना है, तो तुम्हारे पास वो अवेलेबल होना चाहिए कि भाई मुझे चेंज अभी कर देना चाहिए, पार्ट अवेलेबल है तो हाँ हो जाएगा चेंज। इतना कॉन्फिडेंस कंपनी को होना चाहिए कि पार्ट अवेलेबल हो। तो ये सर्विसिंग ऑल ओवर काफ़ी अच्छी है। और सर्विस में जैसे मैंने बोला कि अगर फ्री सर्विस है तो 1400 के आसपास हो जाती है, और जब अभी पेड सर्विस आएगी तो मेरे ख्याल से 250-300 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो 1700 के आसपास सर्विस आएगी मेरी। क्योंकि 200 ml अभी ऑयल एक्स्ट्रा डालने लग गया ना, इंजन ऑयल, तो वहाँ पर थोड़ा 100-150 रुपये बढ़ जाएगा। तो अदरवाइज जो भी 1700-1750 के आसपास सर्विस आएगी फिर भी तो सही है। इसकी सर्विस सस्ती है तो महंगी नहीं है, क्योंकि 1000-1100 का तो ऑयल ही आ जाएगा। और 2-4 चीज़ें जैसे इसका फ़िल्टर डलता है, ऑयल फ़िल्टर 49 रुपीज़ का, फिर मेरे ख्याल से 200-250 रुपये मैकेनिक की फ़ीस होगी, लेबर चार्जेस, और कुछ छोटा मोटा अगर चेंज करना पड़ा तो वो भी अगर चेंज करेंगे तो मेरे ख्याल से 1600 के आसपास, 1700 के आसपास, इससे नीचे ही आपकी सर्विस रहेगी। तो सर्विस में मुझे कोई शिकायत नहीं है, सर्विस अभी बेटर हो रही है रोनिन की। तो 30 के 30 पॉइंट मेरे ये मैंने कवर कर दिए हैं। अब मैं अगर मेरा फाइनल एक्सपीरियंस बोलूँ, वर्डिक्ट बोलूँ कि बहुत लोग कन्फ्यूज़न में है कि इसको 2025 में बाय करें या ना करें, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा यार देखो, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क ले सकते हो ना कि कल को कुछ दिक्कत होती है तो मैं 10-15 दिन वेट कर लूँगा स्पेयर पार्ट आने में, या कल को इसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं पहले से प्रिपेयर हूँ कि हाँ मुझे इसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, या फ्यूचर में कंपनी इस प्रोडक्ट को बंद भी कर देती है तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, बिकॉज मैंने जानते बूझते ये प्रोडक्ट लिया है, तब तक बाय कर सकते हो। या फिर आपको एक फ़ीचर प्रूफ बाइक चाहिए, मुझे फ़ीचर आजमाने हैं इसके, तब आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि कंपनी ना खुद ही डाउट क्रिएट करती है। अब आपको पता है कि कंपनी ने नए मॉडल लॉन्च किए हैं मिड वेरिएंट में, और बट कंपनी अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाई है इसको लॉन्च कब करना है। पहले बोल रही थी कि जनवरी के एंड तक लॉन्च हो जाएगी, फिर फरवरी बोल रहे थे, अब होते होते मेरे ख्याल से जून जुलाई ना आ जाए। तो कंपनी सीरियस ही नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेके। मैंने पहले भी इसको लेके वीडियो बनाई थी कि टीवीएस खुद सीरियस नहीं है अपनी इस बाइक को लेके। इतनी अच्छी बाइक है, इतने अच्छे फीचर हैं, लोग तो इसको इतनी अच्छी बाइक मानते हैं कि सॉलिड है, फीचर इतने ज़्यादा है और मस्त चलती है, मक्खन चलती है, माइलेज अच्छी मिलती है। मतलब जैसे टीवीएस को अपाचे ने उठाया था ना, ऐसी ये एक मॉडल है, ये एक बाइक है जो टीवीएस को यहाँ से यहाँ ले जा सकती है। बट कंपनी खुद ही सीरियस नहीं है यार इसको लेके। फ्यूचर में बाई चांस कंपनी अगर बंद कर देना इस प्रोडक्ट को, क्योंकि जिस हिसाब से चल रही है तो ऐसे लगता है कि बंद भी कर सकती है, क्योंकि कंपनी खुद ही ध्यान नहीं दे रही। लोग तो पसंद कर रहे हैं बट कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। फ्यूचर में बाई चांस इसको बंद कर दे तो जिन लोगों ने परचेज़ कर लिया है उनकी बाइक की रीसेल वैल्यू ही नहीं रहेगी, और अगर बंद कर देंगे तो इसकी क्या कहते हैं रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसके स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे इतने, कंपनी बंद कर देगी तो दिक्कत हो जाएगी लोगों को रखने में। तो यहाँ पर लोगों का डिसीजन चेंज हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगा, आपको थोड़ा सा रिस्क तो आपका रहेगा। बाइक अच्छी है, बाइक में कोई शिकायत नहीं है, बट थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा आपके ऊपर कि बाई चांस कहीं पहाड़ों में गए हो, अगर कोई दिक्कत हो जाती है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मैकेनिक यहाँ पर ना भी मिल सकता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। या कुछ आपको थोड़ी इसकी जानकारी खुद लेके चलनी पड़ेगी, इसके टूल्स वगैरह साथ में लेके चलने पड़ेंगे कि मुझे ही ठीक करनी पड़ेगी, मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो आपको खुद को जानकारी रखनी पड़ेगी इस बाइक को लेके। पंचर खुद लगाना आना चाहिए, हवा भरनी आनी चाहिए, या कुछ और भी टूट फूट आपको उसको टेक केयर करना आना चाहिए कि मैकेनिक के भरोसे आप नहीं रह पाओगे। तो इतना आप रिस्क अगर ले सकते हो, या आप रीसेल वैल्यू को हैंडल कर सकते हो कि भाई मुझे पहले से ही पता है कि रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, ये चीज़ अपने माइंड में रख सकते हो ना, तो आप इस बाइक की तरफ जाओ।
अदरवाइज़ किसी और बाइक की तरफ जाओ भाई, जो आपके एरिया में जिसका शोरूम ज़्यादा अवेलेबल हो, स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो, मैकेनिक अवेलेबल हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की पॉलिसीज़ में दिक्कत है कि कंपनी फ्यूचर में इसको लेके क्या डिसीज़न लेगी। बाइक तो कंपनी निकाल रही है बट सीरियस नहीं है, उनको लेके सीरियसली नहीं ले रही है, तो यहाँ पर आपका डिसीज़न चेंज हो सकता है। तो यही था मेरा। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, 1 साल का पूरा रिव्यू मिल गया होगा। जो नेगेटिव थे, जो पॉजिटिव थे, मैंने आपको बता दिया इस बाइक के बारे में। कुछ अगर बच गया हो पॉइंट तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। बट मेरी तरफ से ये इतना फुल रिव्यू था कि मैं थक चुका हूँ, क्योंकि पहले जब वीडियो बनाई थी मैंने और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट सेकंड टाइम जब वीडियो बनाते हो थक हार के, परेशान हो के, मूड ख़राब हो गए, तो कुछ पॉइंट हो सकता है मिस हो जाए। बट कोशिश की है मैंने सब कुछ क्लियर इसका हो सके, बट फिर भी कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करके शेयर करना फ्रेंड के पास, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, बहुत मेहनत लग गई है मेरी। अब इसको एडिट करने बैठूँगा तो 1 घंटा उसमें चला जाएगा मेरा, फिर अपलोड करने में जाएगा, तो मेहनत बहुत है। तो इसलिए जो मैंने बोला है भाई, सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर लेना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ